इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा जाती है इंपीरियल गार्ड्स को, जो कि नोल्स के गुफा पास आ चुके थे। वो लोग उस गुफा को देख हैरान थे। विकिर भी उन्हें देख रहा था। इसके बाद हमें बताया जाता है नोल्स का सब्जुकेशन इंपीरियल नाइट के पहुंचने के बाद सब खत्म हो गया। जैसे ही वो आए तो मिस ओसोबोरोस ने खुद को छिपा लिया और एक बड़ी अमाउंट में पीछे गोल्ड छोड़ गई। उस गुफा के अंदर की सारी चीज इंपीरियल नाइट ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि हम देखते हैं मिनी पिंक को, जो कि काफी खुश लग रहा था क्योंकि विकिर उससे मिलने आया हुआ था और वो मिनी पिंक को दिखाता है ये वो पैसा है जो कि मुझे लूट के बेचने और नोट्स के सब्जुकेशन से मिला। धुएं के कारण उनकी चमड़ी नहीं बच पाई, लेकिन उनके हड्डियां, दांत और नाखून से अच्छा खासा पैसा मिला। वैसे तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मिनी पिन कहता है सच बोलूं तो मेरा बॉडी पूरी तरह से दर्द कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। उतने में विकिर मिनी पिन को वो पैसे की थैली देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। जैसे मिनी पिन उस पैसे को थैली को खोल के देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन भरे हुए थे। विकिर कहता है कि ये अमाउंट नॉल्स के सब्जुकेशन की तुम्हारी मदद और तुम्हारी हॉस्पिटल के खर्चे के लिए है। तुम्हारी हालत को देख के लग रहा है कि तुम कुछ दिन तक काम नहीं कर पाओगे। मिनी पिन सीरियस हो जाता है और कहता है कि विकिर नहीं, मेरा मतलब है कि सर क्या आप अब एकेडमी जा रहे हो? विकिर कहता है कि हाँ। मिनी पिन थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है कि अच्छा, हालांकि ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए था, लेकिन मुझे बास्केटबॉल के हीरो के साथ टाइम बिताना काफी अच्छा लगा। विकिर भी मिनी पिन की तरफ देखता है, वो समझ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें मॉन्स्टर इकोनॉलजी के बारे में जानकारी है? ये सुन मिनी पिन हैरान हो जाता है और अगले ही पल वो खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, जब मैं जवान था तो मैंने पूरे कॉन्टिनेंट को सफर किया था। मैंने मॉन्स्टर के आदतों और उनके रहन सहन को स्टडी किया है, यहाँ तक कि मैं वीकर स्पीसीज और स्ट्रॉन्ग स्पीसीज के बीच में भी फर्क बता सकता हूँ। विकिर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, तब तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगा। इसके बाद सीन कट होता है प्रोफेसर ऑफिस की तरफ। हम देखते हैं विंसी को, जो कि काम कर रहा था। वो काम करते करते कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं ही सिर्फ एकेडमी के लिए काम कर रहा हूँ। उतने में कोई गेट को नॉक नॉक करता है। प्रोफेसर विंसी बोलते हैं कि अंदर आओ। हम देखते हैं कि डोलरेस होती है। प्रोफेसर विंसी डोलरेस को देख कहते हैं कि तो तुम मुझे दोबारा परेशान करने के लिए आ गई। डोलरेस कहती है मैं यहाँ पर अपने साथियों के बारे में बात करने आई हूँ जो स्कॉलरशिप के बिना अपने स्टडी को जारी नहीं रख पा रहे। ये उन सभी की पैटर्न की कॉपियाँ है जो उन स्टूडेंटों ने लिखा है जो आंतरिक तंगी के कारण अगले सेमेस्टर में एकेडमी नहीं आ पाएंगे। ये अपील उन स्टूडेंटों की है जो कि अपने ग्रेड को नहीं बना रख सके क्योंकि उन्हें पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी थी, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब नहीं किए लेकिन स्कॉलरशिप पाने के लिए वो अपनी ग्रेड को बनाए रखे। दूसरी तरफ कुछ स्कॉलरशिप स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्हें दोबारा से रीइवोल्यूशन करने की जरूरत है। काफी नंबर में ऐसे भी स्टूडेंट है जो अमीर है लेकिन फिर भी खुद को गरीब दिखाकर स्कॉलरशिप ले रहे हैं। ये तो धोखाधड़ी है। हमें ऐसे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप को कैंसिल करनी होगी जो कि धोखे से फायदा उठा रहे हैं, और ये स्कॉलरशिप हमें उन स्टूडेंटों को देना चाहिए जिनकी सच में उनकी जरूरत है। प्रोफेसर वेंसी कहता है ये स्कॉलरशिप एकेडमी के रूल के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, वो रूल जिन्हें तुम्हें एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते प्रोटेक्ट रखना और पालन करना चाहिए। डोलरेस कहती है मैं कर रही हूँ, हमें उस मामले की जाँच करनी चाहिए ताकि हम जरूरतमंद छात्रों को नजरअंदाज न कर सके। प्रोफेसर वेंसी कहती है तुम कह रही हो कि मैं और भी ज्यादा काम करूँ। डोलरेस कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं मुसीबत में पड़े हुए स्टूडेंटों की आवाज बनूं। प्रोफेसर विंसी भी उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है तो फिर मुझे 2 गुना काम करने की मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या तुम मेरी सैलरी को डबल करोगी? अब ये सुनकर डोलरेस भी अजीब शक्ल बना लेती है और कहती है क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको 2 गुना काम करना पड़ेगा? हम यहाँ स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तभी पीछे से दरवाजा खुल विकिर आता है। उन दोनों की भी नजर विकिर के ऊपर जाती है। प्रोफेसर विंसी कहता है कि तुम प्रोफेसर को ऑफिस में नॉक किए बिना भी घुसने लगे? क्या तुम्हारे फादर ने सही एजुकेशन नहीं दी? ये सुन विकिर सोचता है फैमिली एजुकेशन, और उसे ह्यूगो की बात याद आती है। स्ट्रॉन्ग लोगों को रिस्पेक्ट करो और कमजोरों का कोई काम नहीं है, यही बास्करविले का मोटिव है। और विकिर प्रोफेसर विंसी के मुंह पर सीधा सीधा कह देता है नहीं। अब ये सुनकर तो प्रोफेसर विंसी वो अपने सर के ऊपर हाथ रख लेता है और कहता है ठीक है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने आए हो जो कि तुम्हें नहीं मिल सका? विकिर प्रोफेसर के पास जाता है और उसके टेबल पे पैसे की थैली को पटकता है और कहता है अपील नहीं, मैं तो यहाँ पर अपने ट्यूशन फी भरने आया था। और विकिर उस पैसे की थैली को खोल के दिखा देता है जिसके अंदर बहुत सारे गोल्ड भरे हुए थे। इतने सारे गोल्ड देख के प्रोफेसर विंसी के भी मुंह फट जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? विकिर कहता है कि मैं नॉल्स के सब्जुकेशन में गया था और जब मैं आराम कर रहा था तो मेरी जलती हुई लकड़ी नॉल्स के गुफा में गिर गई और वो सारे जल के मर गए। अब ये सुनकर प्रोफेसर विंसी वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। विकिर कहता है कि आप इसे कंफर्म करने के लिए इसका डिटेल्स मिनी पिन से पूछ सकते हैं, वो शेरपा गिल्ड जिसके साथ मैं गया था। और विकिर प्रोफेसर विंसी से पूछता है क्या ये अगली टर्म के ट्यूशन फी को कवर करने के लिए काफी होगी?
प्रोफेसर विंसी कहता है उस पर तो पैसे का ध्यान होता है। वो कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि हाँ ये काफ़ी होगा। असल में तो ये एक बार में 4 साल की ट्यूशन फी को कवर करने के लिए काफ़ी है। विकिर कहता है कि बाकी के पैसे भी ट्यूशन फी के लिए है। ये सुन प्रोफेसर विंसी वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो ट्यूशन फी के लिए बहुत ज़्यादा है, कहीं तुम पूरे लेक्चर हॉल को खरीदने की तो नहीं सोच रहे हो? ये तभी होता जब तुम प्रोफेसर बनने जा रहे होते। विकिर कहता है कि प्लीज़ बाकी के पैसे उन स्टूडेंट पर यूज करें जो अपने ट्यूशन फी को नहीं भर पाए। प्रोफेसर विंसी ये सुन कहता है कि क्या मैंने सही सुना, क्या तुम इस सारा पैसा स्कॉलरशिप के लिए डोनेट कर रहे हो? विकिर कहता है कि एक कंडीशन पर इस पैसे को रिसीव करने के लिए स्टूडेंट को ऑर्फेज में एक निश्चित टाइम पर वॉलंटियर करनी होगी। ये सुन प्रोफेसर विंसी कहती है कि क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपनी स्कॉलरशिप का नाम विकिर अवार्ड रख सको? विकिर कहता है कि नहीं, प्लीज़ डोनर का नाम गुमनाम रखे और साथ ही स्कॉलरशिप का नाम मैं कुछ और रखना चाहता हूँ। स्कॉलरशिप का नाम रहेगा पेरी। अब ये सुन डोलेस वो तो खुश हो जाती है। विकिर कहता है प्लीज़ अवार्डर का नाम पेरी रखे। इसके बाद सीन कट होता है कुछ देर बाद और ये बात चारों तरफ से फैल जाती है और लोग अपने में ही बात करने लगते हैं। एक कहता है क्या तुमने सुना है कि एक डोनर ने एक बड़े अमाउंट को पैसे को स्पॉन्सर किया है? दूसरा कहता है कि हाँ, अगर तुम ऑर्फेज में वॉलंटियर करते हो तो तुम्हें फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या ये कमाल का नहीं है? और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे तुम रॉयल हो चाहे कॉमनर, सबको मौका मिलेगा। एक कहता है कि आखिर वो गुमनाम स्पॉन्सर कौन है जो कि स्टूडेंटों को बचाया? डॉलर्स भी वहाँ पर होती है लेकिन वो अपने ही सोच में होती है। वो विकिर के बारे में सोच रही होती है कि विकिर आखिरकार तुम हो कौन? तुम थ्योरी और मिड टर्म एग्जाम में पहले स्थान पर आए और प्रैक्टिकल में भी तुमने अच्छा नंबर लाए। ऊपर से तुम मेहनती भी हो और क्लास में किसी से प्रॉब्लम भी नहीं है तुम्हारा, एकदम परफेक्ट स्टूडेंट। लेकिन वो कोल्ड आई जो तुम्हारे चेहरे के पीछे छिपा हुआ है उसमें कुछ ऐसा है जैसे वो अंदर से काफ़ी क्रूल हो। और सबसे अजीब बात यह है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जब तुमने अवॉर्डर का नाम पेरी रखने को कहा था मैं हैरान हो गई थी। पेरी एक गरीब बच्ची थी जिसे दांतालियन के खिलाफ लड़ाई में बलिदान हो गई थी। तो विकिर तुम अब भी पेरी को याद करते हो? अगर ये सच है तो उस ठंडे चेहरे के पीछे यकीनन एक वार्म दिल छुपा हुआ है। और डोल्रेस सोचते सोचते विकिर के डोमेट्री तक पहुंच जाती है और कह दे कि मैं विकिर से कुछ कहना चाहती हूँ। आगे बताती है शायद ये फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कर्ज का एहसास जो उस इंसान को होता है जिसने पेरी को अंतिम मोमेंट को देखा था मेरे और नाइट हाउंड दांतालियन के खिलाफ के दौरान। और ये सोच वो दरवाजे को नॉक करती है तो दरवाजा खुलता है और अंदर से पिगी निकलता है और कहता है कि सीनियर डोलस आप इस टाइम। डोलस रूम के अंदर देखती है और पिगी से पूछती है विकिर कहाँ पर है? पिगी कहता है कि आप विकिर से मिलने आई हो? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, विकिर हमेशा रात के टाइम घूमते रहता है। उतने में डोलस वो कुछ नोटिस करती है। पिगी समझ जाता है और कहता है कि हाँ ये खाली लग रहा है ना, नीचे वाला बंक विकिर का है लेकिन उसके पास ज्यादा सामान नहीं है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो किसी भी टाइम इस जगह को छोड़ के चला जाएगा। डोलस ये सुन अपने मन ही मन कहते कि क्या किसी भी टाइम वो छोड़ के चला जाएगा? पिगी आगे बताता है ऐसा लगता है कि विकिर के भी एक कहानी है लेकिन उसके रूममेट होने के तौर पे मुझे इस बात की चिंता होती है कि वो एक दिन इस जगह को छोड़ देगा। उतने में पिगी नोटिस करता है कि डोलस वो वहाँ से जा रही है और डोलस जाते हुए पिगी से कहती है कि तुम्हारा थैंक यू पिगी, मैं तुमसे कल मिलूंगी। पिगी डोलस को देखते हुए कहते हैं कि क्या अभी सीनियर डोलस वो विकिर को लाइक करती है। तभी सीन कट होता है अगले दिन एक अलग सी जगह पे। हमें बताया जाता है इंपीरियल सेंटर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 999 और हम देखते हैं बियांका को जो कि काफी क्वेश्चन मार्क लग रही थी। वो कहती है मुझे ट्रिप पे गए काफी टाइम हो गया है। देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ बियांका ही नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम होती है। सेंचो कहता है लोग सोचेंगे कि हम वेकेशन पर है। टूडो बियांका को कहता है तुम्हें पता है ना हम फाइटिंग के लिए जा रहे हैं। बियांका कहती है क्या तू मुझे अभी चौकन्ना रहने के लिए कह रहा है? और बियांका दूसरे स्टूडेंट की तरफ दिखाती है और कहती है कोलोसियल एकेडमी ओलंपिक सर्वाइवल कंपटीशन पे पहले ही जगह पे आएगी तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? इसके बाद हमें बताया जाता है ओलंपिक सर्वाइवल कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए इंपीरियल को रिप्रेजेंटिव करने वाली 4 इंस्टीट्यूशन संस्थाएं एक जगह जमा होती है। उनमें से एक कोलोसियल एकेडमी है, वो फेमस एकेडमी जो सभी एरिया के बेस्ट एजुकेशन की गारंटी देती है। दूसरी है वुड कैम्प वाराणसी नॉर्थन वॉरियन ट्रेनिंग स्कूल जो कोल्ड क्लाइमेट में सोर्ड स्पेयर एक्स और धनुष बाण से वॉर करने में स्पेशलाइज्ड है। तीसरा थेमिस्कीरा वुमेन यूनिवर्सिटी, एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसकी एजुकेशन कोलोसियल के समान माना जाता है। और इस साल की होस्टिंग संस्था ईस्टर्न मैजिक ट्रेनिंग स्कूल मैजिक टावर। टूडो कहता है इस साल की होस्टिंग संस्था मैजिक टावर है ना? बियांका कहती है कि हाँ कॉन्टिनेंट के साउथर्न सिटी डोमिट इस्माइल में वो लोकेट है जो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और वहीं मैजिक टावर भी है। तभी अनाउंसमेंट होती है कॉन्टिनेंट ट्रेन इस स्टेशन पे रुकेगी और अगला स्टेशन इंपीरियल कैप्टन इंपीरियल सेंट्रल स्टेशन है। वो सभी लोग ट्रेन का ही इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर ट्रेन भी आ जाती है। पिगी तो उस ट्रेन को देख खुश हो जाता है और कहते कि वाह ये अमेजिंग है, ये मेरे पहली बार है जब मैंने मैजिक ट्रेन को देखा है।
सेंचो कहता है कि हा मैं एक बार एकेडमी जाने टाइम इस पर चढ़ा था। तभी बियांका उन्हें बीच में ही रोक देती है और कहती है कि 1 मिनट रुको, अब से तुम हैरानी या शॉकिंग एक्सप्रेशन नहीं दिखाओगे। उस ट्रेन में वारंजिन और थेमिस्कीरा के स्टूडेंट भी होंगे। हम अपने राइवल के सामने कमजोर नहीं दिखा सकते। वो लोग इस तरह बात कर ही रहे होते तभी ट्रेन में से कुछ स्टूडेंट निकलते जो कि दोनों एकेडमी के अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। उन सभी स्टूडेंट की नज़र कोलोसेल एकेडमी के स्टूडेंट के ऊपर जाती है। पिगी भी उन्हें देख कहता है उन्होंने तो मुझे हैरानी कर दी है। टूडो कहता है क्या वो लोग कॉनोवियन स्टोर जाने के लिए उतरे थे? एटमॉस्फेयर बहुत टेंस है। जो भी हो, जब वो सेंचो को देखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। पिगी कहता है क्यों? टूडो बताता है कि सेंचो ने वारंगिन इंट्रेंस एग्जाम में पहले स्थान पर आया था, लेकिन लास्ट में उसने कोलोसेल एकेडमी को चुना। सेंचो कहता है मैं कभी भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। बियांका कहती है तब तक सिंकिया को और भी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना होगा। वो इंट्रेंस एग्जाम में पहले स्थान पर आई, मैजिक टावर और थीमिकरन दोनों में। सिंकिया वो हंसने लगती है अपनी तारीफ सुन। वो कहते कि हाँ मैं डर गई थी क्योंकि मैं पहले स्थान पर आई थी। अगर मैं अच्छा करूंगी तो ये बढ़िया है, लेकिन मैं अच्छा नहीं कर पाई तो मेरा ही नुकसान होगा। सेंचो कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, असली स्टार तो 3rd ईयर के होते हैं। और वो बताता है कि रूट 50 3rd ईयर के और 30 2nd ईयर के और 20 1st ईयर के होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम कंपटीशन में टॉप 10 में भी आ गए, हम में से हर एक कोई को ट्रेजर रूम में जाके एक आर्टिफैक्ट को चुनने का मौका मिलेगा जिसे चारों संस्था मिलकर संभालते हैं। और वो लोग जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। टूडो कहता है कि हमें कम से कम टॉप 10 में तो आना ही चाहिए। काश विकिर हमारे पास आ पाता, तब तो हम तबाही मचा देते। मुझे उस आदमी पर विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने हमें फिर से छोड़ दिया और दूसरी टीम को ज्वाइन कर लिया। सेंचो कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं था, उसने कहा था कि उसने प्रॉमिस किया है, एक आदमी को अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए। बियांका कहती है कि वैसे विकिर दूसरे गाड़ी में है ना, मैं आशा करती हूँ कि दूसरे स्टूडेंट के साथ उसकी लड़ाई ना हो। सिंकिया कहते क्या उसके साथ जरूर कुछ बुरा नहीं होगा। पिगी कहता है दूसरे स्कूल के बारे में भूल जाओ, मुझे तो ग्रुप के मेंबर्स की ज्यादा चिंता है। तभी सीन कट होता है दूसरी गाड़ी की तरफ। हम देखते हैं ग्रेनोल को। हमें उसके बारे में बताया जाता है ग्रेनोल डी लाविथान, डेली पोजन लाविथान का तीसरा बेटा, जो एम्पायर के 7 ग्रेट फैमिली में से एक है। उसे बचपन से ही अपने घर का टैलेंट बेटा कहा जाता था और उसने अपने ऊपर किसी को भी नहीं माना। ये तब की बात थी जब वो कोलोसेल एकेडमी में नहीं आया था। उसने इंट्रेंस एग्जाम में 2nd प्लेस हासिल किया। और इसके अलावा ग्रेनोल के आगे जो निकल गई थी उसका नाम सिंकिया था, एक कॉमनर जिसका कोई लास्ट नाम नहीं था। उसकी पहली हार एक कॉमनर के अगेंस्ट थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीते रहा ग्रेनोल के मन में अजीब फीलिंग बढ़ने लगी। सीधे शब्दों में बोलूं तो ग्रेनोल को सिंकिया को देख के पहली नजर में प्यार हो गया था। उसकी चमकीले प्लेटिनम बाल और उसकी मुलायम स्किन और बड़ी प्यारी आंखें और कान और मुंह। ग्रेनोल ने रियलाइज किया कि वो उसे देख के खुश होता है। उसने अपने दिल को नकारने की कोशिश की। यह नामुमकिन था लेकिन ये सच था। और ग्रेनोल सिंकिया के पास जाता है और कहता है कि हे कॉमनर, लगता है कि तुम किसी ग्रुप में नहीं हो। कहानी सुनाने वाला आगे कहता है वह धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था और मन ही मन अपने दिल को पीट रहा था क्योंकि वो उसे सिर्फ कॉमनर बोल सकता है, जो उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल शब्द है। लेकिन और ग्रेनोल सिंकिया को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन सिंकिया उसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसने विकिर को देखा था और वो ग्रेनोल को क्रॉस कर देती है, जिसे देख ग्रेनोल वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि सिंकिया विकिर से बहुत प्यार से बात कर रही थी। अब प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं ग्रेनोल को जिसके टीम के अंदर बास्केटबॉल के 3 ट्रिपल्स और अपने विकिर था। तभी अचानक से ग्रेनोल अपने पैर को विकिर के पैर के ऊपर रख देता है और मन ही मन विकिर को गालियां दे देता था। और वो सोचता है कि सिंकिया को आखिरकार इस नीच कॉमनर में क्या देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही कॉमनर है। विकिर, मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुझे कुचल दूंगा, इसलिए मैंने तेरे ग्रुप को ज्वाइन किया। ये बात वो अपने मन ही मन बोल रहा था और वो विकिर से कहता है मैं इस ग्रुप का लीडर बनने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? विकिर कहता है जब तक तुम काबिल हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? ग्रेनोल कहते हैं मुझे फुट रेस्ट चाहिए, इसलिए मैं अपने पैर को फैला रहा हूँ। तू एक कॉमनर है और मैं एक नोबल हूँ, क्या तुझे कोई प्रॉब्लम है? लेकिन दूसरी ओर तो ट्रिपल्स उसी पैर को घूर के देख रहे होते हैं, मानो कि वो अभी ग्रेनोल के पैर को काट के टुकड़े टुकड़े कर दे। ग्रेनोल कहता है कि अगर है भी तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहता है? हालांकि मुझे नहीं पता कि तूने कभी पोजन के दर्द को फील किया होगा। और साथ ही वो कुछ पी भी रहा था। वो कहता है कि मेरे सामने कोल्ड बनने की एक्ट मत कर, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे बॉडी के अंदर पोजन भी डाल सकता हूँ। साथ ही वो अपने पोजन को निकाल के शो ऑफ कर रहा था और कहता है कि तू समझे नीच कॉमनर कमीना। विकिर उसके हाथों वाले पोजन को देख रहा था। तभी अचानक से वो खड़ा हो जाता है जिससे ग्रेनोल गिर जाता है। विकिर कहता है कि हाँ मुझे बाथरूम जाना है, इसलिए मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ग्रेनोल विकिर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तू पागल कमीना, तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है? लेकिन विकिर बाहर निकल के उसे चुप रहने के लिए कहता है। इससे पहले कि ग्रेनोल वो कुछ बोल पाता, पीछे से तीनों ट्रिपल्स जाके ग्रेनोल को पकड़ लेते हैं और उसकी जम की कुटाई करते हैं। बाहर में विकिर कहता है माफ करना, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। और अपने मन कहता है कि मुझे इस साल की ओलंपिक सर्वाइवल कॉम्पिटिशन
कंपटीशन में अच्छा नंबर लाना है ताकि मैं ट्रेजरी रूम से एक आर्टिफैक्ट को ले सकूं। इसके लिए मुझे कम से कम टॉप 10 में आना ही होगा। और अगले ही पल सीरियस हो जाता है और कहता है कि मुझे वहाँ एक रखी आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करना है। एक बेजान चीज में छिपा बैठा डीमन 7 इलाइट कॉर्प्स डेकाराविया। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मैं कुछ लोगों का क्वेश्चन को पिक करूँगा, लेकिन अभी उसका सही टाइम नहीं आया है।